बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डकी भाई रिहा होने जा रहे हैं, है ना अजीब खबर, बड़ी खबर है। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को रिहा किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो पाई। एक के बाद एक दरख्वास्त सामने आती है लेकिन ज़मानत नहीं होती और केस मज़ीद मुश्किल होता जाता है, केस मज़ीद गहरा होता जाता है, संगीन होता चला जाता है। तो अब डकी भाई कैसे रिहा हो जाएंगे? तो जनाब मसला ये हुआ है कि इनको गिरफ्तार करने वाले खुद अब मुल्जिम बन चुके हैं, अब खुद कटहरे में आ चुके हैं। हुआ ये है कि NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसने साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, वो एजेंसी, वो इदारा जिसने डकी भाई को गिरफ्तार किया और इल्ज़ाम ये था कि ये बैटिंग एप्स की प्रमोशन करते थे, जुआ खेलते थे, जुआ करवाते थे, जुए को प्रमोट करते थे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया NCCIA की तरफ से। अब NCCIA खुद करप्शन में मुलव्वस है। 1.5 करोड़ रुपया जो अब तक रिपोर्ट हो रहा है, 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ डकी भाई से लिया जा चुका, उनकी फैमिली से लिया जा चुका। अब क्या वजह है कि डकी भाई की रिहाई का कहा जा रहा है? डकी भाई बेकसूर हैं, ये पैसा उनसे लिया गया है, ज़बरदस्ती लिया गया है, इसके बदले उनको छोड़ा जाना था। हुआ क्या है? तो NCCIA के लोग पकड़े किस तरह गए हैं? ये 1.5 करोड़ रुपए की कहानी है क्या? ये रिश्वतस्तानी की कहानी क्या है? कौन से अफसरान हैं जो आने वाले दिनों में इस्तीफा देंगे? ये पक्की खबर है, पक्की खबर है, इस्तीफा आ रहा है। डकी भाई की रिहाई की भी बात की जा रही है, मगर खबर तो है कि डकी भाई को रिहा किया जाएगा। लेकिन मेरा अपना सवाल यह है कि क्या डकी भाई बेकसूर हैं जिसकी वजह से उनको रिहा किया जाएगा? तो मेरी नज़र में इसका जवाब है नहीं, बेकसूर नहीं है। ये तो अब इदारों ने उनके ऊपर साबित करना था कि उन्होंने जुआ किया है, जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया। बात यह है कि उनके तो मामलात साबित क्या होने थे, जो लोग खुद मुजरिम हैं वो किसी को क्या मुजरिम बनाएंगे, ये मसला आ गया है। हुआ असल में ये है, मैं थोड़ी बैकग्राउंड, क्योंकि हसास मामला है, इदारे कुछ बीच में इन्वॉल्व हैं, नाम नहीं लिए जा सकते, तो कुछ चीज़ें मैं इशारों में आपको बता देता हूँ। NCCIA के कुछ लोग, 5 से 7 लोग बताए जा रहे हैं। ये एक पूरा एक रैकेट था, यानी एक पर हाथ डाला गया तो पता लगा आगे से काम जुड़ा हुआ है, आगे से जुड़ा हुआ है। ये खुद रिश्वत में, करप्शन में मुलव्वस थे और डकी भाई को ऐसे लग रहा था कि जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारे हाथों सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ गई है, और उसको डरा धमका कर उससे पैसे भी लिए जा रहे हैं और उसको अभी खींचा जा रहा है कि और पैसे निकलें, और पैसे निकलें, कि जी 10 करोड़ रुपया निकल आया है, अभी रिकवरी हो रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। रिकवरी क्या होनी थी? रिकवरियां तो ये कर रहे थे। अब वो लोग रडार पर आ गए और उसके पीछे जो कहानी है वो भी बहुत हैरानकुन है कि ये लोग करते क्या रहे। ये इदारों के नाम लेते रहे, बल्कि इदारे का नाम लेते रहे, ताकतवर तरीन इदारे का, कि जी उसके लोग हैं, हाई अप्स हैं जो अब आपके खिलाफ हैं और अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो काम वहां से हो रहा है, हम तो सिर्फ फ्रंट फुट पर हैं। ये NCCIA के लोग इस तरह का इंप्रेशन भी देते रहे कि हम तो जो कार्रवाई कर रहे हैं ये तो वो ऊपर बैठे लोग कर रहे हैं, इदारे के लोग हैं, बड़े अहम लोग हैं जो ये सब कार्रवाई करवा रहे हैं। और उस चक्कर में पैसे भी निकलवाते रहे और ये भी इंप्रेशन देते रहे कि हम तो उधर दे रहे हैं पैसे, या ये उस तरफ जा रहे हैं, वहां मामला ठंडे कर रहे हैं। तो जब ये बात इदारों तक पहुंची या इदारे तक पहुंची तो फिर कहा गया कि इसको तो देखना पड़ेगा, कौन लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, हमें भी बदनाम कर रहे हैं, और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे बनते हुए कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं और हमारा नाम लेकर दोहरा जुर्म, एक तो खुद रिश्वत ले रहे हैं और ऊपर से हमारा खामखा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इदारा इन्वॉल्व हो गया, इन तक पहुंचे, सारा रैकेट, सारी जालसाजी वो सारी पकड़ी गई। ये सारे बड़े बड़े नाम जो इतने ताकतवर बने हुए थे, बड़े ऑनेस्ट बने हुए थे कि जी हम तो बड़े ज़बरदस्त हैं, हम तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, ये डकी भाई बहुत गलत है, फलां है, ये हमने नासूर ख़त्म करना है और ये हमारी अखलाकियात तबाह कर रहे हैं, अभी और बहुत से नाम आएंगे, फलां होगा फलां होगा। उनकी करप्शन की वजह से, उनकी 2 नंबरी की वजह से जो अफसरान अंदर हैं, ये सारा केस अब और रुख इख्तियार कर गया। तो क्या अब नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होगी? कहाँ से ऑनेस्ट अपराइट लोग लाए जाएंगे? इदारे को तो अपनी पड़ गई है कि यहाँ तो खुद ये फिरौन बन गए थे, किसने इनको पूछना था? इन्हीं के अंदर इतना गंद है, किस तरह ये लोग हायर हो रहे थे, किस तरह इनको यहाँ पर बिठाया हुआ था, इन्होंने लोगों पर क्या नजर रखनी थी जो खुद करप्शन कर रहे थे। तो सारे इदारे की बदनामी का बायस बने। और देखना होगा कि जब इदारा ही इतना गंदा और गलीज हो गया, जिसमें सारे मिलकर इस तरह से कर रहे थे, तो अब ये क्या इसको रिवैम्प करना होगा, क्या करना होगा।
जो लोग दरखास्तें लेकर आते थे हमारे साथ ये हुआ वो हुआ है, उन्हीं को ब्लैकमेल किया जा रहा है, या कोई अगर मुलजिम आ गया है तो उसके ज़रिए पैसे बनाए जा रहे हैं और उसके बदले में उनको कहा गया हम केस में कमज़ोर कर देंगे, फलां कर देंगे। अब इस चक्कर में क्योंकि ये सारा केस ख़राब हो गया तो डक्की भाई की रिहाई की खबरें आ रही हैं। मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ, ये बात अब पीछे रह जाएगी कि उन्होंने जुर्म किया नहीं किया, जुआ करवाया, उसकी ऐप्स को प्रमोट किया नहीं किया, क्योंकि ये साबित करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि प्रमोट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ये ज़रूर बात हो सकती है कि उससे कितने उन्होंने पैसे बनाए, कहाँ लेकर गए, इसमें कितना डिजिटल करेंसी और ये सारा कुछ है, क्रिप्टो करेंसी का क्या है, वो अलग किस्सा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल है। मगर ये बात तो कोई इतनी मुश्किल नहीं कि ये बैटिंग ऐप थी, ये अपने ज़रिए से इसको प्रमोट कर रहे थे, तो बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं और भी यूट्यूबर्स के आ रहे हैं। तो ये मामला अब इसलिए रिहाई की तरफ जा रहा है, लेकिन अब इसका सख्त नोटिस लिया गया है और लगता यह है कि अब शायद इदारे के कुछ लोग या कुछ अफसरान अब इस काम पर लग जाएं कि देखो हमारे नाम पर तो नहीं कोई इस तरह की हरकतें कर रहा, और फिर क्या हर इदारे पर नज़र रखी जाएगी, चाहे FIA है, चाहे NCCI है, पुलिस है, कहाँ कहाँ बैठ कर किस तरह से लोग करप्शन कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और किसका नाम ले रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया और सारी चीज़ें हुई। लेकिन डकी भाई इन्फ्लुएंशियल बंदा है, गवर्नर के बेटे के साथ दोस्ती और बड़े बड़े सियासतदानों के साथ और ये सब कुछ। एक और बंदा रजब भट्ट है, मुल्क से बाहर है, उसके खिलाफ कई केसेस हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इंटरपोल के ज़रिए जिस तरह तीफी भट्ट को लाया गया था, इसी तरह रजब भट्ट को भी लाया जा सकता है और उसके खिलाफ भी मुकाबला हो सकता है। लेकिन अब मसला ये बन गया है कि जितने भी फैमिली व्लॉगर्स या इस तरह के लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, जिसने करनी थी, अब तो वो इदारा इस वक्त इतना ज़्यादा करप्शन में लुथड़ा पड़ा है कि पहले उसका कुछ किया जाएगा, उसकी कोई सफाई होगी तो फिर कुछ चीज़ आगे बढ़ेंगी। मसला यहाँ आ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अब FBR की बात की जा रही है कि FBR भी एक्टिव हो गया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर देखा जा रहा है कि ये जो फैमिली व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स बड़े बड़े हैं या इस तरह के लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नेट पे कहीं नज़र नहीं आते। वो लाइफस्टाइल उनका बहुत ज़बरदस्त है, घर, गाड़ियाँ, ये वो ख़रीदारियाँ ऐसी ऐसी कर रहे हैं, बाहर के टूर्स लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का डाटा इकट्ठे करके कहा जा रहा है कि उनके पीछे जाया जाएगा। ये कहानियाँ तो हमने पहले भी सुन रखी हैं कि जी डाटा है, 30 लाख लोगों का है, फलां का है। लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जी, यूट्यूबर्स हैं जी, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर शाना ज़िंदगी भी दिखा रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं और सारा कुछ ऐसे कर रहे हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि करोड़ों की ज़िंदगी महाना गुजार रहे हैं और वो टैक्स ही नहीं दे रहे। तो ये मुमकिन कैसे हो रहा है? ये मुमकिन ही नहीं है कि वो टैक्स देने के मजाज ना हो, यानी उन पर टैक्स ना लगता हो, तो फिर कैसे वो टैक्स दिए बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब ये वो रडार पर आ गए हैं, तो एक नई कहानी भी शुरू होने वाली है। अभी तो बताया जा रहा है जी बड़े बड़े नाम हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि डराने की कोशिश हो, इससे पहले ही वो टैक्स देना शुरू कर दें। तो इस हवाले से भी अभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो FBR का भी देखते हैं, वहाँ भी करप्शन की कहानियाँ बहुत सी आती हैं। तो ये ना हो कि डराने के बाद खुद ही उनसे पैसे लेकर फिर पता लगे कि NCCI की तरह FBR के लोग भी पकड़े गए हैं, क्योंकि यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।